संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसका रासायनिक गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। इसको बिना बूझा चूना भी कहते हैं, बिना बूझा चूना। ठीक, या इसको और नाम है कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, सूत्र पूछ देता है कली चूना का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? बिना बूझा चूना का सूत्र कौन है? कली चूना का सूत्र क्या याद रखेंगे? CaO। बिना बूझा चूना का CaO। ठीक, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका और भी नाम है, जैसे इसका नाम है बूझा चूना। क्या नाम है? बूझा हुआ चूना, चूने का पानी। और नाम है दूधिया चूना। किसी भी नाम से पूछ सकता है। ये कहेगा चूने के पानी का सूत्र क्या है? बूझा हुआ चूना का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? दूधिया चूना का सूत्र कौन है? मतलब कोई एक ऑप्शन दे देगा, वैसे रहेगा कोई चीज़। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से, दो पदार्थ है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक जल है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ये पहले वाले जो दो पदार्थ है, मूल पदार्थ है, इसके रासायनिक गुण इनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल करें, जब कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं, मान लो गोईठा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? एक बड़ा सा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनेंगे। एक बड़ा यौगिक टूटेंगे, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनेंगे। उसे संयोजन में क्या था? दो यौगिक जुट के एक यौगिक बन रहा था। इसमें क्या है? एक यौगिक टूट रहा है और दो से अधिक बन रहा है। ठीक, जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल ये है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, ये जब टूटता है ना तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो वियोजन मतलब होता है, वियोजन मतलब टूटना, या इसको और एक नाम है अपघटन। तो कभी वियोजन पूछ देता है, कभी अपघटन पूछ देता है। आपको दे देगा निम्नलिखित में से 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताइए कि इस चारों अभिक्रिया में से कौन अपघटन अभिक्रिया, कौन वियोजन अभिक्रिया थे। 4 को समीकरण दे देगा। समीकरण देख के आपको पता करना पड़ेगा कि अगर एक पदार्थ से 2 हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। अगर दो पदार्थ जुट करके एक बन रहा है तब संयोजन अभिक्रिया नहीं हो जाएगा। मान लो ये दोनों ऑप्शन देल है तो वियोजन में कौन सा वाला मारेंगे? ये वाला है ना। एक पदार्थ टूट रहा है, 2 बन रहा है तो वियोजन। 2 पदार्थ जुट के एक बन रहा है मतलब संयोजन। ठीक है, संयोजन और वियोजन समझ में आया? चलो, एक कभी कभी पूछ देता है कि कली चूना का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ होता है? ठीक, या बिना बूझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ होता है? तो लिखेंगे कहाँ होता है? सीमेंट। या इसका उल्टा पूछ देगा, सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन से चूना का उपयोग होता है? कली चूना का। ठीक है, अगर यही 3 को दे लेगा, या तो कैल्शियम ऑक्साइड दे लेगा, कली चूना दे लेगा, तीनों एक ही नाम है।
सबका नाम है कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, तीनों एक ही का CaO ही होता है। ठीक, अब देखो इसमें इसका दूसरा भी ले लेते हैं, एक दूसरा भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक है, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट रवे को गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट क्या सूत्र होता है? FeSO4 × 7H2O, ऐसे पढ़ेंगे। क्या है? FeSO4 × 7H2O। ठीक, केवल लिखना नहीं है, ध्यान भी दो थोड़ा सा। बहुत सारा चीज़ बोलते हैं ना तो वो लिखते नहीं, इसलिए बोलते वक्त जो है ना पूरा एकदम कंसंट्रेट होके सुनो, कि हो सकता है एग्ज़ाम में जो है ना कुछ सुनलाहा बात याद आ जाए, मास्टर भाई से बोला था, हाँ, इसलिए याद आ जाए। इसलिए आप ध्यान से सुनते रहो। लिखने वक्त में क्या है, किताब में भी देल है सेम ही चीज़, हम कोनो थोड़े अपने उत्पन्न किए, हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके लिखे हैं, नहीं, हम भी किताबें में से लिखते हैं, बस आपको समझा देते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक, गप करते करते घर चली गई तो कोनो बात नहीं। चलो, क्या है, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, गर्म, तो ये देखो दो भागों में टूट जाता है। कौन सा? FeSO4 और H2SO4। ये कौन सा अभिक्रिया होगा बताओ? ये वियोजन कैसे होगा? हाँ, ये वियोजन होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन होगा। अब देखो फिर से FeSO4 को फिर ये टूटता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, देखो एक पदार्थ टूट के 3 पदार्थ बन रहा है, कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया। यहाँ एक पदार्थ टूट के 2 बन रहा है तो कौन सा होगा? वियोजन होगा। तो पहले कौन सा वाला? फेरस सल्फेट टूटा तो बना फेरस सल्फेट, ये अनाद्र हो गया। ठीक, इसमें आद्र 7H2O मतलब जल का 7 भाग है इसमें, इसमें जल है ये नहीं। इसमें जल दिख रहा है आपको? जल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक, इसमें जल का ये भी फेरस सल्फेट है, ये भी फेरस सल्फेट है, लेकिन ये आद्र है। आद्र मतलब इसमें जल है, और ये अनाद्र है यानी इसमें जल नहीं है। ठीक है, इसमें 7 भाग जल है, इसमें जल का एको भाग नहीं है, जल अलग हो गया है, भाप बन के उड़ गया है। ठीक, तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? जल उड़ जाता है, अब बन जाता है कौन? फेरस सल्फेट, FeSO4। अब FeSO4 को और जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 गो रहेगा ऑक्सीजन तो ट्राई, 2 रहेगा तो ड्राई, 1 रहेगा तो मोनो। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया ये हुआ बताओ? वियोजन अभिक्रिया। समझ गया? वियोजन, 2 पदार्थ आपस में जुड़ के एक बनेगा तो क्या होगा? संयोजन। और एक टूट के 2 से अधिक बनेगा तब वियोजन। कितना सरल है। चलो एक और अभिक्रिया देखते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक, जब किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। ठीक, जलीय विलयन में मान लेते हैं एक जलीय विलयन है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड 2 लगा दिए। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक है आपको प्लस का, एक है माइनस का, दोनों को जोड़ दिए तार से जोड़ दिए। ठीक, तो लाइन जते में बैटरी से जोड़ दिए, लाइन जाएगा ना। जब ये लाइन जाएगा ना तो ये टूट जाएगा, टूट के और ये H जो है ना प्लस में टूट जाएगा, SO4 ये माइनस में टूट जाएगा। चूँकि 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ 2H प्लस में ये टूट जाएगा। जो प्लस है, एगो प्लस होगा, एगो क्या होगा? माइनस। प्लस को बोलते हैं एनोड और माइनस को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, तो आप बताओ, तुम ही लोग बताओ कि प्लस कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा? प्लस वाला कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा? धन पे करना है तो प्लस तो रिपेल कर देगा। हाँ, ऋण पे जाएगा। प्लस वाला किस पे चल जाएगा? माइनस पे। अब माइनस वाला किस पे चल जाएगा? प्लस पे चल जाएगा। यहाँ पे प्लस पे यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, टूट जाएगा। 2 में टूट गया। जब ये टूट गया, आयन का फॉर्मेशन हो गया, तो समझेंगे ये कौन सा अभिक्रिया है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं
कि ये 1 बिलियन है सोडियम क्लोराइड का, ठीक। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड लगल है, एक है प्लस का, दूसरा है माइनस का, दोनों से तार जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब जब ये लाइन प्रभावित करेंगे ना इस बिलियन में, ये बिलियन टूट जाएगा। जैसे कैसे दूध फट जाता है, हाँ, वैसे ये पानी या छन्ना अलग नहीं हो जाता है, उसी तरह से सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। अब बन जाएगा Na+ और Cl क्या माइनस। अब तुम लोग बताओ कि प्लस Na+ किस ओर भागेगा, ये इस पर चला जाएगा कैथोड पर, और Cl- कहाँ चल जाएगा, एनोड पर चल जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे, अगर इस तरह का अभिक्रिया है तो क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यही लिखा हुआ है, जब किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वे 2 या 2 से अधिक तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ गए ये। जैसे मान लो कि HCl है, HCl है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ और Cl-। H+ कहाँ चल जाएगा, कैथोड पे चल जाएगा, Cl- कहाँ चल जाएगा, एनोड पर चल जाएगा, माइनस चल जाएगा प्लस पर, प्लस चल जाएगा माइनस। चलो ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखल भी है, ठीक। यहाँ पे जैसे में लिख दिए हैं, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड को NaCl को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और सोडियम धातु कहाँ चल जाएगा, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहाँ आ जाएगा, एनोड पर। सोडियम पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17 और सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, ठीक। और किसी भी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2n², ठीक। यानी पहला कक्षा को बोलते हैं K, दूसरा को L, तीसरा को M, इस तरह से आगे, ठीक। ये बोर्ड ब्यूरी योजना के हिसाब से ये भी पूछ देता है, एक बार पूछ दिया सल्फर का परमाणु संख्या क्या है, और विद्यार्थी नहीं मार गया है, हाँ, कोई 14 मार के आ गया सिलिकॉन का, हाँ। तो सल्फर का 2 बार पूछा है, कभी क्वेश्चन बैंक देख लेना, 2 बार पूछ दिया परमाणु संख्या। इसी तरह से सोडियम का अगर पूछता है, बताएंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा, किसी कक्षा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2n²। एगो कक्षा है तो कितना हो जाएगा, 2 गो कक्षा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। 3 कक्षा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 × 9 और 2 18, 2n² होता है, ठीक। और किसी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2n²। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, आप जो क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो रहेगा। कहेगा K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है तो कितना कहेंगे, 2। K है प्रथम कक्षा, L कक्षा में कितना रहेगा, 8, M कक्षा में कितना रहेगा, 18। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि जिसके कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे देखो कक्षा A में सोडियम में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कहते बगलो 10, और तीसरा कक्षा में कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करेगा, हमेशा देगा, त्याग करेगा, और जो त्याग करता है उस पर हो जाता है क्या, प्लस। जो त्याग करता है, जो देता है, दानी पर क्या हो जाता है, प्लस, और जो लेता है उस पर क्या हो जाता है, माइनस। जैसे क्लोरीन के पास है 7, तो भीख मांगते रहता है, एगो द दे, एगो द दे, एगो जब ये देगा ये स्टेबल हो जाएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में हो जाएगा कितना, 8। और कोई भी परमाणु का सबसे बड़ा गुण होता है अष्टक पूरा करना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। भले ही कोई कक्षा में कितना भी रह सकता है, 2 रह सकता है, 8 रह सकता है, 18 रह सकता है, 32 रह सकता है, लेकिन 8 पूरा करना जरूरी है। इसलिए 8 पूरा करने के लिए ये चक्कर, इधर उधर चक्कर लगाते रहता है, हाँ, कि कहीं से 8 हो जाए। इसको सोडियम से मिल जाएगा, कभी हाइड्रोजन से मिल जाएगा, हाइड्रोजन से 1 मिल जाएगा तो HCl बना लेगा, सोडियम से मिलेगा NaCl बना लेगा। इस तरह से ये कुछ चक्कर में रहता है कि हमेशा कपलिंग करते रहे, हमेशा जोड़ा में स्टेबल रहना चाहता है, ठीक। चलो
हम बता रहे थे क्या कि जब ये NaCl जब ये टूटता है तो Na क्या बन जाता है प्लस, और Cl क्या बन जाएगा माइनस। ठीक, आयन में बदल जाएगा, आयन में, तो ये हो जाएगा Na प्लस और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस। प्लस कहाँ पर चल जाएगा कैथोड पर, और Cl माइनस कहाँ पे चल जाएगा एनोड पर। ये पूछता है कि कैथोड पर जाएगा, सोडियम कहाँ चल जाएगा एनोड पर, सोडियम चल जाएगा एनोड पर, कैथोड पर जाएगा। और क्लोरीन कहाँ जाएगा एनोड पर, माइनस जाएगा, प्लस पर प्लस जाएगा माइनस। ये याद रखना, एनोड कैथोड में बड़ी कन्फ्यूजन होता रहा है, किसको प्लस किसको माइनस। ठीक है, चलो देखो आगे देखो, एक इस समझ में आया। चलो दूसरा देखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक, एक परमाणु जो पहले से कपलिंग है, जोड़ा में है, उसको विस्थापित करके दूसरा ग्रहण कर लेता है। ठीक, जैसे देखो, जैसे में यहाँ पे देखो फेरस है और कॉपर है, सबसे ज़्यादा जिसका क्रियाशीलता ज़्यादा होगा ना, ये इसको हटा देगा, ये वाला इसके चक्कर में आ जाएगा। मान लो कि क्या है, एक लड़का है, ठीक, और उसका एगो बीवी है, हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों में बहुत ही प्रेम है। ठीक, दोनों ठीक से रह रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये लड़कवा को क्या हो गया कि किसी एगो लड़की से हो गया क्या प्रेम। ठीक, तो अब क्या करेगा, इसको ये विस्थापित कर देगा, छोड़ देगा, और किसके चक्कर में आ जाएगा, इनके चक्कर में आ जाएगा, इसको छोड़ के इनके चक्कर में आ जाएगा। इसको क्या कर देगा विस्थापित, ये अपने वाइफ को क्या करेगा विस्थापित कर देगा, किसके चक्कर में आ जाएगा, इसके चक्कर में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एकल। एगो को विस्थापित किया तो एकल विस्थापन, और दुगो को विस्थापित करेगा तब द्विविस्थापन। आगे है, लेकिन अभी एक विस्थापन अभी पढ़ रहे, एगो को ये विस्थापित कर दिया, अपने वाइफ को विस्थापित कर दिया, किसके साथ आ गया, गर्ल्स के साथ। ठीक है, चलो क्या बता रहे थे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है विस्थापित, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, और वो एक दूसरे का जोड़ा बना लेता है, इसको कहते हैं एकल विस्थापन। जैसे देखो, अगर रसायन की भाषा में समझेंगे अगर रसायन की भाषा में समझेंगे तो मान लो लोहा का एगो कांटी है, क्या है लोहा का कांटी है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिए। लो, कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें लोहा डाल दिए। चलो, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है CuSO4, ठीक है, क्या भरा हुआ है CuSO4, और इसमें डाल दिए क्या चीज़, कांटी। अब जब ये कांटी डालेंगे ना जब ये कांटी डालेंगे, ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये इसको छोड़ देगा, किसको, कॉपर को, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील होता है और लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है। आप देखना, एगो कॉपर के बर्तन को रख दो और एगो लोहा को रख दो, और देखना किस में पहले जंग लगता है। लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। इसीलिए जो ज़्यादा क्रियाशील है ना, वो इनके चक्कर में आ जाएगा, बना लेगा कोची FeSO को। कहते चल दोनों घर बम्बई में रहब, एकदम ऐश मौज करब। चलो, अब पता नहीं बम्बई में जाकर ऐश मौज है कि काना पड़े पता नहीं, लेकिन कहेगा इसी के साथ रहेगा, इसको छोड़ देगा, जाओ भागो तुम। तो क्या हो गया, इसको विस्थापित, कौन विस्थापित कर दिया, Fe विस्थापित कर दिया, किसको, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। किसको कहेंगे, जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए
यहाँ लिख भी दिए हैं। अतः लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है कौन। अभी तो हम बताए कि फेरस और कॉपर में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, फेरस। अब बता रहा है सिल्वर और कॉपर में सबसे ज़्यादा कौन होगा, सिल्वर। चांदी सबसे ज़्यादा, चांदी क्या होता है, सिल्वर की तुलना में कॉपर, कॉपर होगा यहाँ पर। कॉपर ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। एगो चांदी रख दो, कॉपर रख दो, किस में पहले जंग लगेगा, कॉपर में। हाँ, तो जब कॉपर की प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालते हैं, कॉपर की प्लेट, एगो कॉपर का एगो प्लेट ले लो और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब ये डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रेट को हटा देगा, कॉपर इसके जगह आ जाएगा और क्या बना लेगा, ये Ag अलग हो जाएगा, इसको अलग कर देगा। क्या बन जाएगा, Cu, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ठीक, कॉपर नाइट्रेट बना, किसको विस्थापित कर दिया, ये सिल्वर को विस्थापित कर दिया। इससे पता चलता है कि सिल्वर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, कॉपर क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया, अभी एकल विस्थापन अभिक्रिया बता दिए। अभी देखो इस उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, द्विविस्थापन। ठीक, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ध्यान से इधर सुनो। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करता है, अदला बदली करता है, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन। ठीक, द्विविस्थापन कहते हैं। यानी क्या है कि मान लो कि HCl है, ठीक, दो यौगिक है, एक HCl है, एक NaNO3 है। ठीक, अब इसका क्या होगा, आयन क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, इसका क्या बनेगा, Na प्लस और NO3 माइनस। ठीक, अब ये आयन का अदला बदली करेगा। ठीक, चलो अदला बदली करते हैं। कहते हैं कि तुम चल जाओ इस प्लस के पास, हम चल जाते हैं इनके पास, क्या बन जाएगा बताओ, HNO3 बन जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, NaCl। जब आयन का अदला बदली हो करके दो नए यौगिक का निर्माण होता है तब क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। नहीं हो गया द्विविस्थापन, दोनों ओर से विस्थापन हुआ, द्विविस्थापन, या इसी को कहते हैं उभय विस्थापन। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो क्या कहेंगे, उभय विस्थापन। समझ में आया। चलो इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये है लेड नाइट्रेट, Pb को कहते हैं लेड, और ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो लेड है वो आ जाता है आयोडीन के साथ। लेड किसके साथ आ जाता है, आयोडीन। पोटेशियम किसके साथ चल जाता है, नाइट्रेट के साथ। यानी ये हो जाएगा K प्लस I माइनस, ये हो जाएगा आपको Pb प्लस और NO3 माइनस। यानी प्लस चल जाएगा किसके साथ, माइनस, माइनस चल जाएगा किसके साथ, प्लस। तो ये बना देगा लेड आयोडाइड और बना देगा कुछ पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। ठीक, आयनों का अदला बदली हुआ, इसीलिए इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।